हम आज अन्य प्रशासनिक इकाइयों की बात करेंगे। हर्ष का मैंने उस दिन आप लोगों को केंद्रीय प्रशासन पढ़ाया था। अन्य प्रशासनिक इकाइयों में हर्ष का जो साम्राज्य है बेटा, आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ा था, दूर दूर तक फैला हुआ था। इतने विशाल क्षेत्र वाले साम्राज्य को चलाना आसान बात नहीं था, तो इसके लिए क्या था कि केंद्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना ज़रूरी था। हर्ष भी इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों को विभाजित करें तभी बात बन सकती है। तो हम जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वो अलग अलग विभिन्न पहलुओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे आपका प्रांतीय प्रशासन है, प्रांतीय, जिला, स्थानीय, ग्रामीण, राजस्व, न्याय, सैनिक, सार्वजनिक हित के कार्य, इसमें डिवाइडेड कर रखा था। हर्ष ने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। इसके मुखिया को उपरिक महाराज या राजस्थानीय या गोप्ता कहते थे। राजा द्वारा इस पद पर है ना बड़े ही वफादार व्यक्ति को बिठाला जाता था। आमतौर पर इस पद पर परिवार का कोई सदस्य ही नियुक्त होता था। और भुक्ति के जो मुख्य कार्य थे, जैसे कृषि, उद्योगों के विकास के लिए कार्य करना, शांति व्यवस्था रखना, प्रजा के लिए कार्य करना, प्रांतों में न्याय की व्यवस्था करना आदि थे। सेकंड नंबर पर हम लेते हैं जिला प्रशासन। हर्ष के समय प्रांतों को हम भुक्ति भी कहते हैं, को आगे जिलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें विषय कहा जाता था। विषयों के मुखिया को विषयपति के नाम से जाना जाता था और उसके अधीन आने वाले कार्यालयों को अधिकरण कहते थे। अधिकरण नामक कार्यालय प्राय नगरों में होते थे। इस प्रमुख नगरों में विषयपतियों के न्यायालय भी होते थे। दंडपाशिक, जिसे हम पुलिस, और नगर श्रेष्ठी मतलब नगर के पूंजीपतियों का प्रतिनिधि, सार्थवा मतलब कारखानों का प्रतिनिधि, कायस्थ मतलब लेखकों का प्रतिनिधि, लेखा जोखा करने वाला आदि जिले व नगर के मुख्य अधिकारी थे। अगला है स्थानीय प्रशासन। इसमें है कि विषय का प्रशासन स्थानीय परिषद द्वारा चलाया जाता था, जिसमें जैसे नगर श्रेष्ठी, प्रथम कुलेख, सार्थवाह, कायस्थ जैसे मुख्य अधिकारी होते थे। इनके सदस्यों को विषय महत्तर कहा जाता था। ये अधिकारीगण परिषद की सभा का जो कार्यवाही है उनका विवरण संभालते थे। इनके कार्यालय को विषयाधिकरण कहा जाता था। तहसील स्तर को प्रशासन को पाठक कहा जाता था। अगला हम मानते हैं ग्रामीण प्रशासन। तो ग्रामीण प्रशासन बेटा जैसे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य करते थे और गांव के प्रधान को हर्ष के समय में ग्रामाक्ष, पटलिक अथवा ग्रामिक कहा जाता था। ग्राम के स्थानीय स्वशासन को चलाने में अनेक अधिकारी उसकी सहायता करते थे और ग्रामीण ग्राम पंचायत की सहायता से अपना शासन चलाता था। अगला क्या है? राजस्व, रेवेन्यू सिस्टम। तो हर्ष के समय राज्य की जो आय का मुख्य साधन था वो भूमि कर था। यह उपज का लगभग 1/6 भाग होता था। और वाण भट्ट के अनुसार हर्ष की आय को 4 प्रकार से खर्च किया जाता था। प्रथम सरकारी कार्यों पर, दूसरा सार्वजनिक कार्यों पर, तीसरा विद्वानों का सम्मान करने पर तथा चौथा दान पुण्य करने पर। तो राज्यों के पास आय के स्रोतों का कोई अभाव नहीं था। भूमि कर के अलावा हिरण्य कर मतलब व्यापारियों से बलि, धार्मिक कर, व्यापारिक मार्गों पर लगने वाला कर, बिक्री कर आदि से राज्य को काफ़ी आय प्राप्त होती थी। हर्ष के जीवन में धर्म और दान का बड़ा महत्व था। वो बहुत बड़ा दानी था खुद भी। उसने प्रयाग और कन्नौज की धार्मिक सभा में अपना सब कुछ दान कर दिया था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला हम मानते हैं बेटा कि न्याय प्रबंध। तो हर्ष ने न्याय के महत्व को समझते हुए एक सुसंगठित न्याय व्यवस्था का गठन किया था और उसकी जो अदालत न्याय का अंतिम स्रोत थी। प्रधान न्यायाधीश वह खुद था, स्वयं था। हिंसांग उल्लेख करता है कि नौकरशाही उस समय ईमानदारी से काम करती थी, जिस कारण अपराधी वर्ग बहुत छोटा था। हर्ष ने प्रशासन में लोगों की आस्था बनाए रखने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया था। राजद्रोह को सबसे बड़ा अपराध घोषित किया था। इसके लिए मृत्युदंड तक दिया जा सकता था और सामाजिक, नैतिक, धार्मिक नियमों का जो उल्लंघन करने वाले हैं
उनको अंगभंग या देश निकाला या वनवास की सज़ा भी दी जाती थी। सामान्य अपराधों के लिए क्या था, सिर्फ आर्थिक जुर्माना लगा के पैसे वगैरह लेके छोड़ दिया जाता था। जैसे दोषी जल, अग्नि, वेश जैसी परीक्षा देकर